मुश्किलों से भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे संबंध और फलन का, और ये बच्चों लेक्चर नंबर 5 है इसका। तो आज की क्लास को आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि इसके पहले क्लास आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके पहले की 4 क्लास को देख सकते हैं। तो आज बच्चों लगाएंगे हेडिंग हमारा, पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण व चित्रण। प्रतिचित्रण व चित्रण। बच्चे प्रतिचित्रण मतलब होता है प्री इमेज, इंग्लिश में कहते हैं प्री इमेज, और ये होता है चित्रण माने होता है इमेज। प्रतिचित्रण और चित्रण क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए चित्रण क्या होता है। देखो बच्चे, अगर मान लो एक संबंध ए से बी में परिभाषित है, एक संबंध क्या है ए से बी में परिभाषित है, तो लिखेंगे माना एक संबंध समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तब देखो बच्चे मान ले ए समुच्चय में हमारे पास अवयव हैं 1 2 3 4, बी में है 5 6 7 8, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 का संबंध 6 से है, 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 8 से है, 4 का संबंध 7 से है। हमने कुछ ऐसी मैपिंग कर ली, इस प्रकार का संबंध बच्चे हमने बना लिया इसमें। क्लियर है? अब देखो इसके बाद ध्यान देंगे आप। अब हमने कहा यदि यहाँ पे, अब देखो ये जो होता है ना इसे कहते हैं प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण और इसे कहते हैं चित्रण। जैसे हम लिखेंगे यहाँ संबंध R बराबर, संबंध किसका किससे है, देखो 1 का 6 से है तो 1,6, 2 का 5 से है तो 2,5, 3 का 8 से है 3,8, 4 का 7 से है। तो बच्चे अब देखो 1,6 में 1 क्या है, प्रतिचित्रण है। क्या है? प्रतिचित्रण है, यानी प्री इमेज है। क्या है? प्री इमेज है। और जो 6 है वो चित्रण है। क्या है? चित्रण है, यानी कि इमेज है। इमेज है, ठीक है ना। जो क्रम गुणित युग्म का पहला अवयव होता है, ऐसे ध्यान देना, जो क्रम गुणित युग्म का पहला अवयव होता है प्रतिचित्रण कहलाता है, जो दूसरा अवयव होता है चित्रण कहलाता है, यानी प्री इमेज इमेज है ना। दिया बाती, समझ रहे हो ना, ये प्री इमेज है और ये इमेज है ना। तो यहां पे जैसे पूछे आपसे, हम सवाल कैसे आए, जैसे मान लो दे दिया 1 का चित्रण क्या है, 1 का चित्रण, तो 1 का चित्रण क्या होगा जी, 1 का चित्रण है यहाँ पे 6, तो 6 लिखेंगे, है ना। जैसे पूछ ले 7 का प्रतिचित्रण, तो 7 का प्रतिचित्रण 4 है ना, जैसे पूछ ले, हाँ यहाँ 7 का चित्रण नहीं होगा, 7 का प्रतिचित्रण है ना। तो ऐसे पूछ रहे हो कि शीला की पत्नी कौन है, शीला खुद ही पत्नी किसी की होगी, है कि नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है कि नहीं। अब शीला की पत्नी कहाँ पूछ सकता है भाई, बात समझ रहे हो। तो पूछेगा वही जो यहाँ होता है, जैसे पूछेगा 3 का चित्रण,
तो कहोगे भैया 3 का चित्रण होता है 8, ये यहाँ पे है ना। अगर 8 थोड़ी पूछेगी 8 का चित्रण क्या होता है, तो 8 खुद ही चित्रण है, इमेज 8 खुद ही है। किसकी? 3 की इमेज 8 है, जैसे तुम्हारी इमेज O है ना, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। अब देखो यहाँ पे 4 का चित्रण क्या है, 4 का चित्रण 7 है भाई, समझ गया ना। चित्रण प्रतिचित्रण समझ में आया कि नहीं बताओ, पहले क्लियर हो गया? चित्रण क्या होता है? समुच्चय का पहला जो समुच्चय होता है वो प्रतिचित्रण होता है, दूसरा समुच्चय क्या होता है? चित्रण होता है। क्लियर है मामला एकदम? अब देखो अगर पूछे तुमसे कि 7 का प्रतिचित्रण क्या है, 4 है। 6 का प्रतिचित्रण क्या है, 1 है। 2 का चित्रण क्या है, 5 है। बस ऐसे ही सवाल आपसे पूछ जाएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, देखो समुच्चय के संबंध के प्रकार बात कर रहे थे, ठीक है? क्या बात करेंगे? संबंध के प्रकार। देखो हम लोग संबंध यहां तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग संबंध के प्रकार की चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अभी हमने समझा चित्रण प्रतिचित्रण क्या होता है, जान लिया है। अब बात करते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, हाँ जी, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के हैं, ठीक है? तो पहला संबंध बच्चे होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध क्या होता है? तो एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो। एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। बात समझ रहे हो? अब देखो भाई, हमने लिखा है संबंध, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो केवल खाली ब्रैकेट लिख दो, हाँ बहुत सही, शाबाश, या फिर फाई लिख दो। रिक्त संबंध यही है, संबंध आर बराबर लिखा हमने, केवल खाली ब्रैकेट या फिर फाई, इसे क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। क्लियर है मामला यहां तक का? अब इसके बाद बच्चे दूसरा संबंध होता है सार्वत्रिक संबंध। क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव का संबंध, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव का संबंध समुच्चय बी के सभी अवयव से हो, सभी अवयव से हो, तब यह सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। बात समझ में आई जी? सार्वत्रिक संबंध क्या है? यदि समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से हो। मतलब जैसे मान लो एक क्लास है जिसमें 10 लड़कियां 10 लड़के हैं, लेट सपोज, ठीक है? देखो खुशी लौंडों के चेहरे पे आ गई बिल्कुल, ये भाई ये मुस्कान है ना। एक क्लास में 10 लड़कियां और 10 लड़के हैं और सभी लड़के का संबंध प्रत्येक लड़की से है। बात समझ रहे हो?
तो उसे क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। मतलब ऐसा कि जैसे राम का संबंध सीता से, गीता से, मीता से, सबसे है ना, श्याम का संबंध सबसे है, कृष्ण का संबंध सबसे है, बात समझ रहे हो, सबका संबंध सबसे है उसमें, तो क्या होगा? ये सार्वत्रिक संबंध होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। नंबर में कैसे बात करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा है एक समुच्चय ए, जिसमें मान लो 1 और 2 अवयव लिया, ठीक है। एक समुच्चय लिया बच्चे बी हमने, जिसमें क्या लिया? 3 और 4 लिया अवयव, 2 ही 2 अवयव लेते हैं समझने के लिए। तो इसमें अगर ऐसा बनाए रिलेशन, देखो ये समुच्चय ए में 1 2 अवयव, इसमें 3 4, तो 1 का संबंध 3 से भी है, 1 का संबंध 4 से भी है, 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, अगर लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, बात समझ में आई? तो वही हमने कहा कि अगर एक समुच्चय ये है ए और एक समुच्चय है बी, तो अगर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से है, तो उसे क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। बहुत आसान बात है ना। क्लास वाले एग्जाम्पल समझ सकते हो कि एक क्लास में अगर 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, तो अगर सबका संबंध सबसे है ना, भाई बहन का संबंध है ना, फालतू की बात बहुत सोचते हो तुम बालक, ठीक है, नोट कर लो भाई। तीसरा संबंध बच्चे बात करेंगे हम, संबंध का व्युत्क्रम, संबंध का व्युत्क्रम, यानी कि इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन या व्युत्क्रम संबंध कह दो इसको, ऐसा लिख लो आप, उल्टा लिख लो, व्युत्क्रम संबंध लिख लो ना, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। व्युत्क्रम संबंध यानी कि इनवर्सल रिलेशन। बच्चे ध्यान देंगे, यदि एक संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, ध्यान देंगे आप, यदि एक संबंध ए से बी में परिभाषित है, तब इसका व्युत्क्रम यानी कि आर इनवर्स क्या होगा? बी से ए में परिभाषित होगा। समझ में आया मामला? ठीक है। अगर संबंध बच्चे ए से बी में परिभाषित डिफाइन है, तो इसका इनवर्स बी से ए में परिभाषित होगा। अब देखो ध्यान से, अगर हमने कहा भैया इनवर्स, ये हमारा एक सेट है ए समुच्चय, ये समुच्चय है बी, और ये हमारा एक संबंध है ए से बी का, क्या है बच्चे? ए से बी का हमारा एक संबंध है आर। इसमें अवयव लिया हमने ए में 1 2 3 4, यहाँ लिया हमने 5 6 7 8। ए का संबंध देखो 1 का 6 से दिखा दिया हमने, 2 का 5 से, इसका 7 से और इसका 8 से, है ना, 4 का 7 से, 3 का 8 से। तो अब अगर पूछे आपका यहाँ प्रांत क्या है सर, तो संबंध का प्रांत क्या है, तो आर का प्रांत, तो कहोगे इसका प्रांत है गुरुजी केवल क्या, तो कहोगे 1 2 3 4। इसका परिसर क्या है? परिसर 5 6 7 8, और हमारे ख्याल से यही सह प्रांत है, सह प्रांत यही है आपकी बार, क्योंकि बराबर है यहाँ पे। तो प्रांत परिसर सह प्रांत संबंध का समझ में आया। अब देखो इसका इनवर्स, अगर इसका व्युत्क्रम की बात करें तो ये क्या होगा? आर इनवर्स है बी से ए में होगा, तो ये क्या हो गया? ये आर इनवर्स है, इसका व्युत्क्रम संबंध है ना। अब देखो यहाँ पे ये, यहाँ क्या आएगा? 5 6 7 8,
और यहाँ 1 2 3 4। तो अगर देखो संबंध में 1 का संबंध 6 से है तो उसके व्युत्क्रम में 6 का 1 से होगा। बात समझ में आई? अगर यहाँ जो है 2 का 5 से था तो यहाँ 5 का 2 से होगा, है ना। और अगर यहाँ जो है 4 का 7 से था तो अब 7 का 4 से होगा और 8 का 3 से होगा। बात समझ में आई? तो उसका उल्टा कर दिया हम। तो अब देखो ये इनवर्स वाला संबंध जो है अभी आपको ये मदद करेगा आगे 1.3 समझने में, और चैप्टर 2 त्रिकोणमितीय का इनवर्स भी आएगा। तो अभी यहाँ इनवर्स समझ लो क्या होता है। जो संबंध में प्रांत होता है वो चीज उसके प्रतिलोम में परिसर हो जाता है। बहुत सही। हाँ देखो यहाँ प्रांत है 1 2 3 4, ये प्रांत था, तो यहाँ देखो परिसर बन गया इसमें। तो अगर हम कहें आर इनवर्स के लिए, तो आर इनवर्स के लिए अगर हम बोले भैया इसमें ये बताओ कि यहाँ प्रांत क्या है, तो अगर सर जी यहाँ प्रांत 5 6 7 8 है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, और यहाँ परिसर क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ परिसर तो हमारा 1 2 3 4 है, और यही क्या है, सह प्रांत है बच्चे, है ना। अब देखो ध्यान से बात को समझो, अगर तो यहाँ जो प्रांत था वहां वो परिसर हो गया। तो यानी इस बात को अगर हम लिखें नोट करके, तो आर यानी कि आर का प्रांत, संबंध का प्रांत बराबर होता है आर इनवर्स के परिसर के, है ना। ये एक नोट यहां समझ में आई। दूसरी बात, अगर कहें आर का परिसर, इसका जो परिसर है वहां का वो प्रांत है, बराबर आर इनवर्स का प्रांत होता है ना। तो ये दोनों बातें आपको याद करके लिख लेनी है, ये हमारे नोट हो गए। तो जब हम किसी संबंध की बात करते हैं तो वहाँ प्रांत परिसर अलग होता है, जब किसी उसके प्रतिलोम की बात करते हैं तो वहाँ प्रांत परिसर पलट जाता है। ठीक है। अगर एक संबंध ए से बी में परिभाषित है तो उसका इनवर्स जो है व्युत्क्रम बी से ए में परिभाषित होगा। क्लियर मामला यहाँ तक का है, नोट कर लो इसको आप। तो अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे, देखो हमने संबंध के प्रकार पढ़ लिया, ये संबंध आपके क्लास 11th में पढ़ाए गए थे आपको। अब जो संबंध के प्रकार हम डालेंगे फिर से पढ़ेंगे, और कक्षा 12 के हैं संबंध। ठीक है। तो डालेंगे बच्चे संबंध के प्रकार फिर से, यहाँ संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग तत्समक संबंध बच्चे, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, ठीक है बच्चे, इसको कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ध्यान समझोगे बात को। लिखेंगे कोई संबंध, कोई संबंध तत्समक कहलाता है, तत्समक कहलाता है यदि, कोई संबंध तत्समक कहलाता है यदि इसके प्रत्येक अवयव का संबंध, प्रत्येक, यदि प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं से हो, केवल और केवल, केवल और केवल, ध्यान देना, केवल और केवल स्वयं से हो। बच्चे ये डिफिनीशन है, ध्यान समझेंगे। कोई संबंध तत्समक कहलाता है यदि इसके प्रत्येक अवयव का संबंध
केवल और केवल स्वयं से हो, किसी दूसरे से नहीं हो। और एक नोट ऊपर लिखेंगे इसके पहले, जो हम आप बता रहे हैं सभी लिखे, सभी के लिए ये सभी संबंध, ऐसा लिखेंगे जो अब बता रहे सभी के लिए है, ये सभी संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित हैं, पर परिभाषित हैं। मतलब केवल एक ही समुच्चय पर होंगे ये, इसमें दो समुच्चय नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? एक ही समुच्चय पर होंगे ये संबंध जो हम बता रहे हैं अब। तो कोई संबंध तत्समक कहलाता है यदि इसके प्रत्येक अवयव, यहां लिखना था ना, प्रत्येक अवयव का संबंध केवल और केवल स्वयं से हो। जैसे मान लो बच्चे एक समुच्चय हमने यहां ले ही लिया 1 2 3, बात को समझना 1 2 3। तो अगर ये तत्समक कब कहलाएगा? जब इसमें मान लो हमारा 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो, 3 का संबंध 3 से हो। बात समझ रहे हो ना? इसे मान लो बिल्कुल सख्त लौंडा जो होता है, खुद का संबंध खुद से है, किसी से कोई मतलब नहीं आगे पीछे दाएं बाएं से। बात समझ रहे हो ना? न क्लास से, न कहीं क्लास के बाहर से, न पड़ोसी से, न पड़ोसन से, कोई मतलब नहीं, खुद का संबंध खुद से, हम अपने में रहेंगे बिल्कुल। तो क्या है? तत्समक संबंध है। बात समझ में आया? खुद का संबंध खुद से है, जिसको खुद से प्यार होता है, किसी और से नहीं। तो क्या हो गया ये? तत्समक संबंध। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। और सुनो, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 वाला गायब कर दिए, तब भी तत्समक नहीं होगा। सबका सबसे होना भी चाहिए। हमने कहा प्रत्येक अवयव का संबंध केवल और केवल स्वयं से हो। एक नोट लिखेंगे इसमें, नोट ये है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, ना इससे कम होने चाहिए और ना इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3, ना तो इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। मतलब इसमें और एक्स्ट्रा संबंध हम नहीं आ सकते। जैसे मान लो कहते 1 का 3 से भी है, 1 का 2 से भी है, तो नहीं चलेगा। बात समझ पाए ना? तत्समक में केवल वही होंगे, बस 1 का 1 से संबंध। इसमें वही अवयव आएंगे, जैसे मान लो एक ग्रुप बनाया गया तत्समक संबंधों का, मतलब एक ऐसे लोग ग्रुप बनाया जो खुद से प्यार करते हैं, बस केवल, है ना? तो उसमें ये अवयव आएंगे, बस एक ग्रुप अलग डिसाइड कर दिया हमने। बात समझ में आई? तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ना इससे कम होंगे ना इससे ज्यादा होंगे। अगर समुच्चय में 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो इसमें ये 3 अवयव होने चाहिए। मामला क्लियर है बिल्कुल? अब इसके बाद बच्चे आता है दूसरा संबंध, जिसको हम कहते हैं स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध दोनों बिल्कुल एक जैसा है, परेशान मत होना। स्वातुल्य में रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल्य संबंध। ठीक है? स्वातुल्य क्या होता है? कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा, स्वातुल्य कहलाएगा यदि, कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा यदि इसके प्रत्येक, यदि समुच्चय एक है, लिख लो इसमें ना, ऐसा लिख लो, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से हो। बात समझ रहे हो? देखो बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है यहां भी। देखो उसमें इसमें कुछ अंतर है क्या? ऊपर वाली इसमें तो ध्यान से देखो तो अंतर है इसमें। इसमें लिखा हमने केवल और केवल स्वयं से, इसमें वो सब नहीं लिखा हमने। मतलब ये कि स्वातुल्य होने के लिए भैया
1 1 2 2 3 3, ये तो कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये क्या है, इतने अनिवार्य है, ये तो आने ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी यहाँ चलेगा, जैसे 1 2 है तब भी चलेगा, 2 3 है तब भी यहाँ चलेगा। बात समझ रहे हो? और भी अगर होंगे तब भी चलेगा। मतलब इसमें यही देखो अंतर है। इसमें कहा कोई संबंध तत्समक कहलाता है यदि इसके प्रत्येक अवयव का संबंध केवल और केवल स्वयं से हो। इसमें ना कम ना ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें कम नहीं होगा लेकिन ज़्यादा हो सकता है ना। इसमें नोट क्या लिखोगे? इसमें नोट लिखोगे आप, कम नहीं किंतु ज़्यादा हो सकता है, किंतु ज़्यादा हो सकता है। बात समझ में आई? भाई कम तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा हो सकता है। बात समझ रहे हो? मतलब इसमें 1 1 2 2 3 3 तो अनिवार्य है, इसके साथ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। लेकिन तत्समक में क्या होता है, ना कम होंगे ना ज़्यादा, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए और दूसरे से पता नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, खुद का खुद से तो है लेकिन दूसरों से भी हो सकता है ना। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो सचिन जो है खुद से तो प्यार करते ही हैं, किसी दूसरे से भी कर सकते हैं, यहाँ चलेगा, स्वतुल्य में हो सकता है ये बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो सतीश हैं तो सतीश खुद से प्यार करते ही हैं, किसी दूसरे से भी कर सकते हैं, मामला यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरे से नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, समझ रहे हो ना सारी बातें? दो संबंध क्लियर हो गया जी। नोट हो गया मामला यहाँ तक का? अब देखो इतना क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक समझ में? देखो तत्समक क्या है जान गए हम, स्वतुल्य क्या है जान गए हम। तत्समक में भैया केवल खुद का खुद से चलेगा, बस दूसरे से बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन स्वतुल्य में क्या है, खुद का खुद से तो होना ही चाहिए, किसी और से भी हो सकता है ना। अच्छा यही वाले में हो। अब भाई देखो आगे, इसके बाद सम्मित संबंध डालते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा डालो सम्मित संबंध, बस 2 मिनट जी। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या है जी, ध्यान देंगे। सम्मित संबंध डालेंगे तो लिखेंगे कोई संबंध सम्मित कहलाता है, सममित कहलाता है यदि ए बी संबंध में है। बात समझो क्या लिखा हमने, देखो इस प्रकार लिखेंगे, अगर ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मतलब संबंध में अगर ए बी है, कोई संबंध सम्मित कहलाता है यदि संबंध में ए बी है, तब बी ए संबंध में होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर संबंध में ए बी है तो संबंध में बी ए भी होना चाहिए, जरूरी है ये। हाँ उल्टा, बात समझ रहे हो? अगर जो है सतीश जो है, बात समझ रहे हो, अगर सतीश जो है रश्मिका से प्यार करते हैं तो रश्मिका का सतीश से भी प्यार करना जरूरी है, तभी सम्मित कहलाएगा। सिमेट्रिक भाई, है ना, सिमेट्रिक तभी तो बनेगी बात सम्मित। अगर मान लो तुम उससे प्यार करते हो तो वो तुमसे भी प्यार करेगी, तभी तो सम्मित है ना। बात समझ रहे हो? तो ऐसा संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध कहलाता है। क्लियर है मामला? अब देखो इसके बाद चौथा संबंध आएगा बच्चे, और ध्यान देंगे, और सभी, और ये नियम किसके लिए है, सभी ए बी बिलोंग टू रिलेशन, जितने भी ए बी संबंध में हैं,
के लिए, ये कंडीशन है, शर्त है, जितने भी ए बी हैं, मतलब जितने भी संबंध में ए बी हैं, उन सभी का अगर ए बी है तो उसका बी ए होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर भाई आप जो है उससे प्यार कर रहे हो तो वो भी तुमसे प्यार करेगी, तभी तो सम्मित होगा मामला, क्लियर है, बराबर बैलेंस होगा। अब देखो संक्रामक, संक्रामक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चे? देखो संक्रामक संबंध, संक्रामक का मतलब ये है, लिखेंगे कोई संबंध संक्रामक कहलाता है, कोई संबंध संक्रामक कहलाता है यदि ए बी संबंध में है और बी सी संबंध में है। बात समझ रहे हो? ए बी संबंध में है और बी सी संबंध में है, तब ए सी भी संबंध में होना चाहिए, जरूरी है। बात समझ रहे हो? हमने क्या लिखा, ये संबंध में अगर ए बी है और बी सी है तब ए सी होना चाहिए संक्रामक होने के लिए। इसको बहुत ध्यान समझो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है संक्रामक, सबसे ज़्यादा परेशान। देखो आप सम्मित स्वातुल्य चेक कर लोगे आराम से, तत्समक चेक कर लोगे आराम से, सम्मित चेक कर लोगे आराम से। दुख दर्द कहाँ आएगा? संक्रामक में। संक्रामक में समझो क्या है, अगर ए बी है, जैसे मान लो समझो, इसको एग्जांपल लेंगे हम। जैसे मान लो ये है, मान लो ये है मोनू, कौन है ये? मोनू है। अब मोनू को मान लो हम कहते भैया ए बी है, क्या है? ए बी है मोनू। इसके साथ ये बी सी में इसको लिखते हैं क्या? मान लो ये शर्मिली है, कौन है? शर्मिली है। भाई समझ रहे हो? बी सी हो गया शर्मिली, और ए सी हो गया इनका दोनों का बच्चा, कौन? इनको नाम दे दिया भाई चिंटू। क्या नाम दिए? चिंटू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब अगर, हाँ बात समझ रहे हो? मान लो मोनू ए बी हो गए, शर्मिली इनकी पत्नी हो गई बी सी, और चिंटू इनका बच्चा ए सी है। तो अब देखो संक्रामक कब होता है संबंध, बहुत ध्यान समझो, समझ में आ जाए एक बार में। अगर मान लो ए बी है, मतलब मोनू है, चलो ठीक है। उसके बाद बी सी है, यानी शर्मिली भी है संबंध में, क्या है? शर्मिली भी है। और अगर इनका बच्चा चिंटू भी हो जाएगा संबंध में, चिंटू, तो भाई क्या होगा? ये संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्रामक ये हो जाएगा, संक्रामक ये हो जाएगा। संक्रामक होने के लिए अगर ए बी है और बी सी है और ए सी भी है, तीनों है, मतलब ए बी है, देखो लैंग्वेज का है, ए बी है और बी सी है, मतलब ये दोनों अगर हैं तो इसका होना कंपलसरी है। बात समझ रहे हो? संक्रामक होने के लिए मतलब ए बी है और बी सी है तो ए सी का होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए हमने तब ए बी ए सी होना चाहिए, तब लिखा हमने। देखो लैंग्वेज की ध्यान समझो, ए बी है और बी सी है तब ए सी जरूरी है। और अगर केवल मोनू है, ए बी है ना, और यहाँ पे बी सी है, ए बी मोनू है, शर्मिली है, लेकिन ए सी मान लो नहीं है भाई, बाय डिफॉल्ट अभी बच्चा नहीं हुआ है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। क्या होगा? संक्रामक नहीं होगा। बात समझे? मतलब अगर ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है तो क्या संक्रामक होगा? क्या ये भैया नहीं होगा संक्रामक। समझ गए ना? मतलब अगर इनकी शादी हुई तो बच्चा होना जरूरी है। नहीं जानते क्या होता है? सास बहू का सीरियल से होता है ना? बात समझ रहे हो ना? अब मान लो अगर केवल ए बी है, तो अगर केवल ए बी है, बी सी नहीं है, तब भी ये संक्रामक है भैया। क्या है ये?
संक्रमक है। ये 3 केस अगर आप समझ गए ना तो इस सवाल को आप हिला दोगे एकदम से। बात समझ रहे हो? समझो, संक्रमक एक ही केस में नहीं होगा, जब AB हो, BC हो, AC ना हो, अदरवाइज संक्रमक होता है। जैसे मान लो हमने कहा केवल AB है, मान लो मोनू अकेले, अभी सदियां नहीं हुई इनकी, तो बच्चा कहाँ से होगा भाई? ये तो नॉर्मल सी बात है भैया, अगर अभी सदियां नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा? तब तो बाई डिफॉल्ट ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, मतलब हम चेक ही नहीं कर पा रहे ट्रांसक्रिप्ट के लिए, क्योंकि BC है ही नहीं है, चेक कहाँ से होगा, है ना? AB और BC दोनों चाहिए, उसके बाद AC नहीं है तब ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, संक्रमक नहीं है। अगर केवल AB है और BC है ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्ट हो जाता संक्रमक। बात समझ में आया? तो ये जो मुद्दा है ट्रांसक्रिप्ट वाला, संक्रमक वाला, इसके लिए अगर आपके पास AB है संबंध में और BC है संबंध में, तब AC का होना, तब AC का होना आवश्यक है, आवश्यक है। समझ रहे हो ना? ये कंडीशन इसके लिए बताई हमने, ठीक है? ये बात है आपको याद रखनी है। अगर AB है, BC है, तब AC का होना आवश्यक है, और अगर केवल AB है तब भी संक्रमक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना? क्योंकि अभी शादी भैया हुई नहीं, बच्चे कहाँ से होंगे? सीधी सी बात है। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही करने वाले हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप नोट्स बनाइए प्रॉपर। उसके बाद कल मिलते हैं, NCERT बुक को सॉल्व करेंगे कल, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो आज के लिए बच्चे थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।